of lending. Digital platforms are connecting borrowers and investors like never before. India's P2P lending industry has come to a halt and it may have to stop customer withdrawals in this week. अगस्त 2024 के पहले देयर आर 23-24 प्लेयर्स वर इन द इंडस्ट्री, लेकिन सडनली वो इंडस्ट्री बन गई है, श्रिंक हो गई है 2 से 3 प्लेयर के बीच में ही. तो एग्जैक्टली क्या शेकआउट हुआ एंड क्यों डिसअपियर हो गए बाकी के प्लेयर? विशाल, सो P2P लेंडिंग इंडस्ट्री अपनी इंडिया की अगस्त 2024 के पहले देयर आर 23-24 प्लेयर्स वर इन द इंडस्ट्री, लेकिन सडनली उसके बाद में अभी वो इंडस्ट्री बन गई है, श्रिंक हो गई है 2 से 3 प्लेयर के बीच में ही. तो एग्जैक्टली क्या शेकआउट हुआ एंड क्यों डिसअपियर हो गए बाकी के प्लेयर, और आपने क्या अलग से किया जो आप यू आर देयर इन द इंडस्ट्री? तो सर कोई भी इंडस्ट्री या फाइनेंशियल इंडस्ट्री खास करके मेरे हिसाब से 3 फेजेस होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. पहला ग्रोथ फेज होता है जो अगस्त 2024 के पहले चल रहा था, काफ़ी तेज़ी से चीज़ें ग्रो हो रही थी. फिर उसके बाद कुछ चेंजेस या क्लैरिफिकेशन इंप्लीमेंट किए गए आरबीआई के द्वारा, एंड देन उसके बाद अभी का फेज हम करेक्शन फेज बोल सकते हैं कि एक करेक्शन फेज में है इंडस्ट्री, और उसके बाहर ग्रोथ फेज दोबारा आकर के फिर से हम मैच्योर इंडस्ट्री की तरफ जा सकते हैं. पहले यस बहुत सारे प्लेयर्स इस इंडस्ट्री में थे और अभी बहुत कम एक्टिव प्लेयर्स हैं. उसका रीजन एग्जैक्टली तो कहना मुश्किल है, बट जिन भी प्लेयर्स ने इंटरनल रिस्क फ्रेमवर्क या गवर्नेंस या कंप्लायंस पे काम किया और इन्वेस्टर का ट्रस्ट को बना के रखा, इंटेंशन हमेशा से क्लीन रखी और सभी इन्वेस्टरों को अपने साथ जोड़ के रखा, कम्युनिकेशन क्लियर रखी, चेंजेस जो हुए वो इन्वेस्टर्स को क्लियरली कम्युनिकेट किए, वही प्लेयर शायद आज मार्केट में अवेलेबल हैं. और आगे चल के हम और ये भी देखेंगे कि और भी प्लेयर शायद दोबारा स्टार्ट करेंगे इंस्पिरेशन लेकर के कि अगर कुछ प्लेयर कर पा रहे हैं तो हम भी वापस कर सकते हैं मार्केट में काम. राइट. लेकिन वो टाइम में ऐसे सुना गया था कि लैंडबॉक्स को पर एनम को आरबीआई से नोटिस आया था, तो एग्जैक्टली वो किस बारे में था, क्या था? सिर्फ लैंडबॉक्स को नहीं, सारे ही P2P कंपनीज को आरबीआई की तरफ से नोटिसेस इशू किए गए थे. जो आरबीआई ने 2017-18 में जब ये P2P लैंडिंग की गाइडलाइन बनाई थी, जो उन्होंने शायद सोचा था कि जिस तरीके से इंडस्ट्री शेप अप होगी और जिस तरीके से प्रोडक्ट फाइनेंशियली इन्वेस्टर्स को बताए जाएंगे और जो प्लेटफॉर्म्स थे वो शायद थोड़ा सा ग्रोथ की तरफ ज़्यादा फोकस रहे, और साथ ही साथ जो इंटरनल फ्रेमवर्क्स बनाए गए, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज बनाई गई, वो शायद थोड़ी डिफरेंट हो गई जो आरबीआई चाहता था. उसकी वजह से आरबीआई ने वो नोटिसेस इशू किए, और साथ ही साथ उसके बाद उनको भी ये शायद अंडरस्टैंडिंग हुई कि कहीं ना कहीं जो सारे P2P प्लेटफॉर्म्स हैं उनको थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत है. जो रेगुलेशन है उसके लिए उन्होंने अपडेटेड सर्कुलर निकाला अगस्त 24 में, और उसके बाद से बहुत सारे चेंजेस इंप्लीमेंट किए गए प्लेटफॉर्म्स के द्वारा. और वो चेंजेस जो भी प्लेटफॉर्म कर पाए, जो भी लोग टेक्नोलॉजी में अच्छे से इन्वेस्ट कर पाए, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी का यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है P2P लेंडिंग में पहले की कंपैरिजन में, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी लेवल बहुत ज़्यादा देना होता है किसी भी लेंडर को. सो वो सब चेंजेस जो प्लेटफॉर्म्स कर पाए वो आज शायद थोड़ा सा बेटर और जल्दी मार्केट में वापस आ पाए और जल्दी रीस्टार्ट कर पाए. लेकिन मतलब तो कहने का ये है आपका कि आरबीआई का जो उन्होंने पहले फ्रेमवर्क निकाला था, वो फ्रेमवर्क के अंदर उनको जिस तरह से इंडस्ट्री का डेवलपमेंट चाहिए था, बिकॉज आरबीआई का ऑलवेज इंटेंशन था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में पूरी इंडियन पॉपुलेशन कवर हो, जहाँ पे कमर्शियल बैंक्स और बड़ी बैंक्स पहुँच नहीं पाती है. तो वो फ्रेमवर्क के अंदर उनका जो इंटेंशन था, जिस तरह से डेवलप होना चाहिए था, वो शायद P2P इंडस्ट्री ने मिस आउट कर दिया था उस टाइम पे. इसकी वजह से ये शेकआउट हो गया है. यस. जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आप देखेंगे सारे ही P2P प्लेयर्स एक स्टार्टअप के रूप में आए थे उस समय. राइट. सभी ने शायद ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस किया, कन्वीनियंस पे ज़्यादा फोकस किया, किस तरीके से चीज़ों को बोरोवर लेंडर दोनों के लिए कन्वीनियंट बनाया जा सके. फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ तो जरूर बढ़ रहे थे, बट एक शायद फाइनेंशियल एजुकेशन वाला पार्ट मिस हो रहा था, जिसको शायद आरबीआई ने टाइमली नोटिस किया और ये चेंजेस इंप्लीमेंट किए. और मैं कहूँगा इन चेंजेस की वजह से आज
के टाइम पे जिस तरीके से इंडस्ट्री वापस शेप अप हो रही है, जिस लेवल की ट्रांसपेरेंसी हम लेंडर को दे पाते हैं, उससे जो उनका जो कॉन्फिडेंस है इस इंडस्ट्री में वो वापस तेजी से बढ़ रहा है। बहुत दूर नहीं है जब हम वापस पुराने लेवल पे ऑफ कोर्स होगी इंडस्ट्री। तो ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्री इज स्मॉलर टुडे बट डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर। Okay, stronger and ready to grow also. Definitely. So, yeah, so before Vishal we go to Landbox, just wanted to know who is Vishal Agarwal. उन्होंने अपने पास्ट में क्या क्या before joining Landbox and before starting your journey into Landbox, उसके पहले कैसी रही आपकी जर्नी? सो अगर एक लाइन दो लाइन में अपने बारे में बताना है तो मैं कहूँगा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ फाइनेंस का। ओके। और जब हम फाइनेंस की बात करते हैं तो फाइनेंस सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है, रिटर्न्स के बारे में नहीं है। मुझे लगता है कि फाइनेंस में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ह्यूमन बिहेवियर, कि किस तरीके से हम ह्यूमन पैसों को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके से अपना डिसीजन लेते हैं। मुझे हमेशा एक फैक्ट बहुत इंट्रीग करता है कि कैसे दो लोग सेम सैलरी के, सेम फैमिली स्ट्रक्चर के 10 साल 20 साल 30 साल बाद अलग वेल्थ लेवल पे होते हैं। करेक्ट। एक बहुत बड़ी वेल्थ बना सकता है और एक बहुत कम वेल्थ बना सकता है। मैं एक छोटे शहर से आता हूँ, इस लखनऊ के पास एक उत्तर प्रदेश में एक शहर है। अच्छा, वहां से आता हूँ, इसका नाम है हैदरगढ़। अच्छा। ये बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में आता है। सो हम एक सिंपल फैमिली से आते हैं, तो हमें हमेशा ये बताया जाता था कि पैसों को बचाना होता है। हाँ। लेकिन कभी ये नहीं सिखाया गया कि पैसों को सिर्फ बचा के काम नहीं चलेगा, पैसों को बढ़ाना पड़ेगा। जो वेल्थ क्रिएशन होती है वो सिर्फ अर्निंग से नहीं आती है। हमें सिखाया जाता है कि हमें जॉब से पैसे बनाने हैं या बिजनेस से पैसे बनाने हैं, लेकिन असली वेल्थ क्रिएट होती है जब जो पैसे आपने बना लिए हैं वो पैसे भी आपके लिए काम करें। करेक्ट। तभी आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। अदरवाइज वो सेविंग्स का रेट जो रहेगा वो हमेशा इन्फ्लेशन नंबर के आसपास ही रहेगा। कभी ना कभी जो पैसों को काम पे लगाने के लिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट मारने पड़ते हैं। अगर आप सिर्फ ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट में ही इन्वेस्ट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट ही करते हैं, तो ऑफ कोर्स आप उसी हिसाब से रिटर्न जनरेट करते हैं। बट अगर आप चीज़ों को एक्सप्लोर करें, चीज़ों को समझें, तो शायद एक बेटर तरीके से आप अपनी वेल्थ को क्रिएट कर पाएंगे। और उसी चीज़ को लेकर के मेरा हमेशा जो करियर भी इंसिडेंटली स्टार्ट बैंकिंग से ही हो गई। कि कॉलेज के बाद प्लेसमेंट सीधे आईसीसी बैंक में लगा। वाह। तो वहाँ पर मैंने देखा कि किस तरीके से कॉर्पोरेट्स या इंडिविजुअल पैसों का इस्तेमाल करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। और फिर जब मैं वेल्थ मैनेजमेंट में आया, लैंडबॉक्स में आया, परनम में आया, तो मैंने देखा कि किसके पास पैसे हैं उसको बढ़ाने हैं। तो पैसा कहीं रुकता नहीं है, इधर से इधर घूम रहा है। एज ए ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म और एज ए इंडस्ट्री हमारा रोल क्या रहता है कि जो जिनके पास पैसे हैं उनको हम थोड़ी सी हेल्प कर सकें कि किस तरीके से वो समझ करके चीज़ों को अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपने पैसों की ग्रोथ को देख सकें। साथ ही साथ जो बोरोवर्स आते हैं हमारे पास, उसमें भी हमें ये ध्यान देना होता है कि किस तरीके से हम सही बोरोवर के पास पैसा जा रहा है, सही इस्तेमाल के लिए पैसा जा रहा है और वापस आ सके वो पैसा। राइट। सो आपका कहना ये है कि पहले पैसा घूमता नहीं था क्योंकि वो तकिए के नीचे या गुल्लक के अंदर वैसे उसे दबा रहता था, और अगर पैसे को घूमना है इकोनॉमी में तो उसको वहां से बाहर आना होगा और निवेश में जाना होगा। बिल्कुल, मतलब सिर्फ इकोनॉमी नहीं, इंडिविजुअल भी। अगर मैं अकेले काम कर रहा हूँ, अगर मेरा पैसा भी मेरे लिए काम करेगा तो शायद ज्यादा पैसे बन सकेंगे। राइट। तो उस हिसाब से तो लोगों को अभी ट्रेडिशनल वे से छोड़ के मेरे ख्याल से मेरा देश बदल रहा है, भारत बदल रहा है। वो भी अपने ट्रेडिशनल वे से बाहर निकल के ग्रोथ की तरफ जा रहा है, ज़्यादा निवेश का सोच रहा है, जहाँ पे शायद ग्रोथ मार्केट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड सोच रहे। उसी तरह से ये नए जो P2P लैंडिंग जैसे इंडस्ट्री डिवॉल्व हो रही है, वहाँ पे भी लोग इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और ये इंडस्ट्री अगर देखें तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है मेरे हिसाब से, ऑप्शन देता है इन्वेस्टर को कि अगर मैं अपना कैपिटल एलोकेशन अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, अपने गोल्स के हिसाब से मल्टीपल एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाई करना चाहूँगा, तो पहले मेरे पास ऑप्शंस लिमिटेड थे कि एक इक्विटी में डाल सकता हूँ या एफडी में डाल सकता हूँ। और लेकिन अभी शायद वो ऑप्शंस बढ़ते जा रहे हैं थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। वो इजी है कर पाना। शायद बहुत टाइम पहले, 10 साल या 15 साल पहले, ये शायद पॉसिबल भी नहीं हो पाता इतनी आसानी से कर पाना। तो वो टेक्नोलॉजी की हेल्प की से डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को भी फायदा मिलेगा और हर एक इन्वेस्टर अपनी गोल्स और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना कैपिटल एलोकेट कर पाएगा।
सो विशाल, जब आपने लैंडबॉक्स में ज्वाइन किया तो आपके फैमिली ने पूछा रहेगा ना, व्हाट यू डू एट द लैंडबॉक्स, आप क्या कर रहे हो एक्चुअली में, और आपका क्या उसके तरफ आपका आंसर है, और एक्चुअली में आप क्या कर रहे हो? सो इसमें क्या होता है कि मैं कुछ बताता हूँ, वो कुछ समझते हैं और करता कुछ और हूँ शायद। मैं नॉर्मली ये बताता हूँ कि हम एक प्लेटफॉर्म है जो जिनको पैसे चाहिए और जिनके पास पैसे हैं उन दोनों को कनेक्ट करते हैं, मिलाते हो। जी हाँ। तो बट शायद कुछ मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, जैसे मेरी मदर शायद ये समझती हैं कि मैं बस लैपटॉप पे बैठा रहता हूँ और लोगों को बताता हूँ कि इन्वेस्ट कहाँ करना है। मेरी वाइफ को लगता है शायद मैं बस फ़ोन पे रिस्क और रिटर्न और कंप्लायंस ये सारी बातें करता रहता हूँ। तो कुछ लोग को लगता है मैं लोन देता हूँ। तो बट जो एक्चुअल में मेरा काम है या जो हमारा काम है वो शायद थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है उस चीज़ पे, बिकॉज सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं हो, रोल वहाँ तक लिमिटेड नहीं हो सकता है। आपको ऐसे बोरोवर्स लेकर के आने होते हैं जिनकी जेन्युइन नीड हो, जो पैसों का सही इस्तेमाल करें और पैसों को वापस भी करें। पैसा बांटना तो आसान है, बट सही बोरोवर को देना कि वो उसको एक्चुअल नीड थी और वो आपको वापस करेगा, वैसे बोरोवर्स ढूंढना। फिर जो प्राइमरी मेरा काम रहता है कि एक और कि लेंडर जो भी आ रहे हैं प्लेटफॉर्म पे या जो इन्वेस्टर आ रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, उन्हें सही से एजुकेट किया जाए, उन्हें सही इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचे, सो दैट जब भी वो डिसीजन ले रहे हैं पार्टिसिपेट करने का या ना करने का, वो उस इन्फॉर्म्ड इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ले सकते हैं। सिर्फ रिटर्न के पीछे भाग करके इन्वेस्ट नहीं करें। फिर प्रोडक्ट को किस तरीके से स्ट्रक्चर करना है, किस तरीके से इन्वेस्टर को दिखाना है, लेंडर को दिखाना है, किस तरीके से उनको ट्रांसपेरेंटली सारी चीज़ें पता हो सके बाद में, पहले वो शायद थोड़ा सा मेरे काम को डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता है। अच्छा, लेकिन ये तो आपके फैमिली के भी मतलब P2P लैंडिंग, वैसे एक्चुअली देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों को P2P लैंडिंग इंडस्ट्री क्या है वो पता नहीं है। और अगर आपको कोई मिल जाता है, लेट्स से 50 years ओल्ड बिजनेसमैन, और आपको 60 सेकंड में समझाना है, तो आप क्या करोगे? क्योंकि उसको तो कुछ मालूम नहीं है। बिल्कुल। सो अगर हम देखें, हम सभी FD और ये सारे प्रोडक्ट तो जानते हैं। हम बैंक में अगर FD देते हैं, एग्जाम्पल मैंने 5 लाख की FD बैंक को दी, राइट। अब मेरे लिए वो सेफ इन्वेस्टमेंट हो गई। 5 लाख की FD बैंक सेव करेगा, प्लस RBI गारंटी देगा, लेकिन उसमें जो रिटर्न आ रहा है मुझे ऑलमोस्ट रिस्क फ्री रिटर्न टाइप का आ रहा है। 5-6-7% में कमा रहा हूँ। उसका जो रिस्क प्रीमियम है, पैसे लेकर के बैंक भी आगे लोन दे रहा है, बट बैंक रिस्क खुद ले रहा है, अपने ऊपर ले रहा है। तो इसलिए जो रिस्क प्रीमियम है वो बैंक अपने पास रख रहा है, क्योंकि लोन तो 5-7% पे नहीं जा रहा है, लोन 12-15-18% पे जा रहा है। करेक्ट। तो रिस्क प्रीमियम बैंक अपने पास रख रहा है। वही चीज अगर आप कर सके कि अगर आप अपने पैसों को डायरेक्टली किसी को लोन दे दें और उससे इंटरेस्ट आप ले लें, तो आप ज्यादा कमा सकते हैं। बट उसमें रिस्क आता है कि मैंने पैसे दिए और वो भाग गया, उसने वापस नहीं किए। तो उसके लिए फिर मेरा जो P2P प्लेटफॉर्म है वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आपके पास 5 लाख रुपए हैं, आप 5 लाख रुपए 1-2-10 लोग को नहीं देंगे, आप 500,000 लोगों में 5 लाख रुपए बांट रहे हैं। ओके। अब उस 500,000 लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कभी नहीं पे करेंगे, कुछ लोग होंगे जो डिले करेंगे, लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है, ये जानने की जरूरत है पैसा लगाने से पहले कि वो किस तरीके के लोन्स में पैसा जा रहा है, हिस्टोरिकली उसमें कितने परसेंटेज लोगों ने डिफॉल्ट किया है और वर्स्ट केस में कितने लोगों ने डिफॉल्ट किया है, अगर हम वो देखें। और उसके बाद भी अगर मेरा जो नेट अर्निंग है कि अगर मेरे 1000 में से 40 लोगों ने 50 लोगों ने नहीं पे किया, बाकी 950 लोग मुझे इतना पे कर रहे हैं कि मेरा 1000 पे पूरी जो इनकम बन रही है 5 लाख पे, वो कहीं ज्यादा है जो मैं FD में कमा रहा हूं। तो एक ये सेंस बनाता है आपके लिए कि आप उस रिटेल जो क्रेडिट एक एसेट क्लास, अगर हम उसको समझाने की कोशिश करें, तो लेंडिंग में हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उस रिस्क को डेफिनेटली हम अपने ऊपर ले रहे हैं, बट उस रिस्क को अच्छे से मैनेज करके अगर हम चलेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा डिसीजन साबित हो सकता है। आपका जो मॉडल है या प्लेटफॉर्म है उस पर किस तरह से वर्क करता है, उसको थोड़ा जरा डिटेल में बताइए। ओके। सो हमारे पास बहुत सारे बोरोवर या लोन एप्लीकेंट्स होते हैं, जो हम अपने प्लेटफॉर्म पे उनको ऑनबोर्ड करते हैं। उनका डिटेल क्रेडिट एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ बोरोवर, जनरली 3-4% ऑफ द बोरोवर अप्रूव किए जाते हैं, जो हमें लगते हैं कि क्रेडिट वर्दी हैं। लेकिन उसका बेसिस क्या है, वो किस तरह से आप करते हो? सपोज आप एक बैंकर हैं और किसी को लोन देना चाहते हैं, हाँ, तो आप क्या देखेंगे कि उसकी पास रेगुलर इनकम है या नहीं है, उसके एग्जिस्टिंग खर्चे कितने हैं, उसने पास्ट में कभी लोन लिया है तो पे किया है कि नहीं पे किया है, और उसका जो लोन लेने का पर्पस है, रीजन है, वो क्या है,
पैसों का कहाँ इस्तेमाल करने वाला है। हम वही कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, बट एक लार्ज स्केल पे कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। कि दिन में हजारों लाखों लोगों पे यही चीज रन हो पा रही है। किसी भी लोन देने का 2 पार्ट में उसका एनालिसिस होता है। एक इंटेंशन टू पे, कि वो देना चाहता है कि नहीं देना चाहता है। दूसरा पहले बहुत मिसिंग था एक्चुअली। मैं आई कैन रिलेट दिस ड्यूरिंग 80s एंड 90s। ये इंटेंशन पार्ट है ना लोन साइड में बहुत मिसिंग था, क्योंकि लोन बांट दिया जाता था थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज और थ्रू बैंक्स और बाद में लोन मेला लगता था, और लोन मेले के बाद में थोड़े टाइम के बाद लोन माफी का भी एक चलता था। तो वहाँ इंटेंशन वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल जो इंटेंशन जो होता है वो। बिल्कुल। तो वो सिस्टम पूरा गड़बड़ा जाता था इकोनॉमी में। लेकिन यहाँ आप बोलते हो वैसे इंटेंशन, तो लेकिन वो इंटेंशन पता कैसे चलेगा? पहला तो रिकॉर्ड होते हैं, एक सिबिल या ब्यूरोज होते हैं। देयर आर 4 या 5 ब्यूरोज हैं इंडिया में, सिबिल, क्रेफ, इस तरीके के, जहाँ पे पूरा डेटा रिपोर्टिंग होता है। कोई भी फॉर्मल चैनल से आप लोन लेते हैं, चाहे बैंक है, चाहे NBFC है, P2P है, कहीं से भी, वहाँ पे डेटा रिपोर्ट होता है कि आपने इतने का लोन लिया, इस डेट को लोन लिया, इस तरीके से पे किया। तो हमारे पास पूरा डेटा अवेलेबल है कि आपने पास्ट में किस तरीके से परफॉर्म किया है। बहुत सारे टूल्स होते हैं। अकाउंट एग्रीगेटर एक टूल होता है जिसकी मदद से आप इजीली अकाउंट का एनालिसिस कर सकते हैं। आप बोरोवर से एक्सेस लेकर के उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, बैंक स्टेटमेंट का, 6 महीने 1 साल की स्टेटमेंट को इजीली सिस्टम से एनालिसिस हो जाती है कि किस तरीके से बोरोवर ने जो पुराने लोन थे उनको कहाँ पे कर रहा है, उसके खर्चे कहाँ कहाँ जाते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट भी होती है या सिर्फ सारे खर्चे हो रहे हैं। सो उसका आप बेसिकली ट्रैक रिकॉर्ड एस्टैब्लिश कर रहे हैं, हिस्ट्री, उसकी फाइनेंशियल हिस्ट्री देखते हैं और उसका ट्रैक रिकॉर्ड एस्टैब्लिश करते हैं। उसके करंट लायबिलिटीज देखते हैं, उसकी इनकम देखते हैं कि क्या उसकी इनकम इनफ है एक और लोन लेने के लिए। उसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि ये लोन लेने लायक है या नहीं है। हाँ, लेकिन तो फिर उसमें तो और एक चीज जो पहले होती थी, पहले ऐसे होता था कि ऐसे भी देखा गया है बैंक के साथ जो फ्रॉड होते थे बैंक के साथ, एक ही बोरोवर ने अपने एक ही प्रॉपर्टी के 3-4 पेपर बनवा लिए हैं और एक बैंक से लिए, दूसरे बैंक से लिए, ये सब चीज़ें भी बहुत सारी होती थी। तो ये सब चीज़ें क्या अभी नहीं होती है क्या? इस तरह से यहाँ ये चीज आप P2P लेंडिंग पे नहीं फेस करोगे? पहला तो हमारा जो P2P लेंडिंग में लोन का टिकट साइज होता है, हाँ, वो नॉर्मली छोटा होता है। तो पर्सनल लोन या स्मॉल बिजनेस लोन ज्यादा फोकस रहता है किसी भी P2P लेंडिंग का। यहाँ पे मल्टीपल लोन ले पाना या ना ले पाना वो पॉसिबल है भी और नहीं भी, मैं कहूँगा। अच्छा। कि अगर आपकी कैपेसिटी है मल्टीपल लोन लेने की, आपने मुझसे लोन लिया, फिर जाके आप कहीं और लोन ले सकते हैं, कहीं और लोन ले सकते हैं। बट जो प्रॉपर्टी पे लोन लेने वाली प्रॉब्लम थी वो पहले तो हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है, क्योंकि हम केवल पर्सनल लोन या नॉर्मल लोन ही कर सकते हैं, बिजनेस लोन देते हैं। हाँ, मतलब अनसिक्योर्ड लोन देते हैं, अनसिक्योर्ड लोन ही कर सकते हैं। बट बैंक्स में भी ये प्रॉब्लम अभी नहीं है, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज हो गया है। आपकी जो ऑनलाइन सारी प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट होता है कि म्यूटेशन एंड एवरीथिंग सारी डिटेल अवेलेबल असेसमेंट हो जाता है। हाँ, तो प्लस बैंकों का भी एक सिस्टम होता है जहाँ पे सारे लोन्स लिस्ट होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के, तो उस वजह से इंफॉर्मेशन ज़्यादा अवेलेबल है। शायद धीरे धीरे चलते चलते और ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ जाएगी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और ज़्यादा बेटर डिसीजन हो पाएंगे। तभी आप देखेंगे कि बैंक्स के जो NPAs हैं वो पिछले कुछ टाइम से काफ़ी कंट्रोल में हैं, काफ़ी धीरे धीरे बेटर होते गए हैं। जो पहले एक टाइम पे मुझे याद है 2016 के आसपास जब रघुराम राजन जी गवर्नर होते थे, उस टाइम पे PSU बैंक्स के NPA डबल डिजिट पहुंचने लग गए थे। उसके बाद उन्होंने काफ़ी एक्टिविटीज़ की थी क्लीन अप के लिए, और आज आप देखिए PSU बैंक्स भी 3-4% की रेंज में आ रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन इज रेडिली अवेलेबल। अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं अच्छे से, तो डेफिनेटली एक बेटर डिसीजन ले पाते हैं एज ए क्रेडिट एनालिसिस। उस बारे में कहे तो हमारे यहाँ बैंकिंग सेक्टर में और ये लेंडिंग सेक्टर में जो पूरा इंफॉर्मेशन इवॉल्व हुआ है, रोबस्ट सिस्टम एंड प्रोसेस इवॉल्व हुआ है, उसकी वजह से उसका काफ़ी फ़र्क पड़ा है। लेकिन एक चीज़ होती है, जैसे जो सोशल मीडिया पे है, लोग उनके बिहेवियर को भी ट्रैक करते हैं। तो क्या यहाँ भी आप वो चीज़ करते हो, उसका इस्तेमाल कर रहे हो? हाँ जी, उनका जो बोरोवर उसका सोशल मीडिया या तो उनका जो बिहेवियर है वो आप ट्रैक करते हो कि उसकी ज़रूरत नहीं होती है कि क्या, कैसे? ऐसा इतना ज़्यादा नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं जो इंटेंशन टू रिपे है
उसको चेक करने के लिए सर्टेन एक्सेसेस मांगी जाती हैं बोरोवर से, बट ये सब चीज़ें उतनी ही इस्तेमाल हो सकती हैं जितना आपके पास इंफॉर्मेशन सामने वाला आपको दे रहा है। Right. क्योंकि ये एक ऐसा चैनल नहीं है जो बिना पूछे आप किसी की इंफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। तो ऑल्सो टिकट साइज के ऊपर डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा कि आप किस टिकट साइज में प्ले कर रहे हैं, किस कैटेगरी ऑफ लोन्स में प्ले कर रहे हैं। सो जैसे पर्सनल लोन हमको देना होता है तो हम मोस्टली सैलरीड क्लास पे फोकस करते हैं। तो अगर सैलरी उसकी रेगुलर इनकम आ रही है और उसकी जो ऑब्लिगेशंस हैं वो इनकम कंपैरिजन में उसके रेशियो में ठीक है, तो उसको लोन इजीली मिल जाता है। उसका सिविल स्कोर, पास्ट हिस्ट्री, सारी चीज़ों की देख करके सोशल एनालिसिस होती है, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि हर केस में होती होगी या हर केस में नहीं होती होगी। ओके, सो विशाल, आपने एक्सप्लेन तो कर दिया कि आप क्रेडिट वर्दीनेस बोरोवर की कैसे एस्टैब्लिश करते हो और किस तरह के बोरोवर एक्चुअली प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हो सकते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है लेंडर्स या तो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वो अगर आता है उसको लेंड करना है तो वो किस तरह से आइडेंटिफाई करेगा कि किस बोरोवर को आप दे रहे हैं, या तो वो दे सकता है? ओके, सो मैं आपको ना एक्सप्लेन करता हूँ कि डिटेल में कैसे प्लेटफॉर्म काम करता है। हाँ, वही जानना है क्योंकि क्या है, वहीं पे कंफ्यूजन है। एज पर द गाइडलाइंस, आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से बिल्कुल लेमैन टर्म्स में अगर हम बात करें तो हम एक मार्केट प्लेस है। जैसे आपके ओला, उबर या अमेजॉन होते हैं। यहाँ पे एक तरफ ओला उबर में राइडर्स हैं, एक तरफ टैक्सी ओनर्स हैं या टैक्सी ड्राइवर्स हैं। उन दोनों को मिलाने का काम वो प्लेटफॉर्म पैसेंजर है। वैसे ही हम लेंडर्स और बोरोवर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के आ रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं। एक आफ्टर एवरीथिंग केवाईसी और सारी चीजें करने के बाद वो एक प्लेटफॉर्म पे आकर के एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सकते हैं वर्चुअली। राइट। अब जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि मैंने अपनी तरफ से बहुत कुछ चेक किया बोरोवर का और उसको लिस्ट कर दिया कि भाई ये लैंड बॉक्स के हिसाब से ये बोरोवर को इतना पैसा इस इंटरेस्ट रेट पे इतने टाइम के हिसाब से मिल जाना चाहिए, ये बोरोवर क्रेडिट वर्दी है। अब आप एज ए लेंडर हमारे प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर हैं। आपकी केवाईसी एंड सारी चीजें करने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैं किस तरह के बोरोवर में जाना चाहता हूँ, किस एक बोरोवर को देना चाहता हूँ वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। बहुत सारे एक साथ सेलेक्ट करना चाहता हूँ, कैटेगरी वाइज जाना चाहता हूँ कि मैं पर्सनल फाइनेंस में ज़्यादा जाना चाहता हूँ, पर्सनल लोन की तरफ जाना चाहता हूँ, मैं बिजनेस वाले लोन में ही लोन देना चाहता हूँ। लोन का टेन्योर का आप सजेस्ट करते हैं कि भाई मैं 6 महीने वाले लोन में देना चाहता हूँ, मैं 12 महीने वाले लोन में देना चाहता हूँ। उस हिसाब से आप अपना खुद का बुके एक क्रिएट कर सकते हैं और वो सारे बोरोवर्स में देने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं किस बोरोवर को कितना देना है विद इन द अलाउड रूल्स, की कितना अलाउड है बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए या एनबीएफसीज के लिए, ये कितना बोरोवर को आप रीच आउट कर सकते हैं। कलेक्शन और रिकवरी के प्रोसेसेस हैं, गिवन फ्रेमवर्क्स हैं, उन फ्रेमवर्क्स के अंदर हम उन सारे लोनों को रिकवर करने की कोशिश करते हैं आपके लिए। फिर आपको ये टेंशन भी नहीं है एज पर द न्यू रेगुलेशन कि प्लेटफॉर्म में तो पैसा आ गया बट मुझे नहीं मिला, क्योंकि सारा पैसा यहाँ पे घूमेगा सिर्फ और सिर्फ एस्क्रो अकाउंट के थ्रू। अच्छा। आपने जब पहले पैसे डाले थे बोरोवर को देने के लिए तो आपने एस्क्रो अकाउंट में पैसे डाले थे। जब बोरोवर रिपे करेगा तो एस्क्रो अकाउंट में पे करेगा और ये एस्क्रो अकाउंट होता है ट्रस्टी मॉनिटर्ड। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पैसों आए और कुछ भी हो गया। सो अगर बोरोवर ने पे किया है, अब नया रूल के हिसाब से T+1 में मुझे ये सारे पैसे आपको वापस करने हैं। तो अगर बोरोवर ने पे किया है तो वो आपको आएगा ही आएगा। सो आपका रिस्क जो है बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है इस प्लेटफॉर्म पे कि अगर आपने पैसे डाले हैं, पहले आप बोरोवर सेलेक्ट करिए और बहुत सारे बोरोवर सेलेक्ट करिए, कम लोगों को लोन मत दीजिए, छोटा छोटा करके बहुत सारे लोगों को दीजिए। फिर उनसे जो पैसे आएंगे वो आप तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। इस चीज का पूरा प्रोविजन किया गया है रेगुलेशंस में, खासकर जो करंट रेगुलेशन सेट ऑफ फ्रेमवर्क्स हैं उसमें पूरी तरीके से इंश्योर किया गया है कि अगर बोरोवर रिपे कर रहा है तो आप तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। बोरोवर की कैटेगरी एंड वर्दीनेस वो हमारा डेफिनेटली एक काम है, प्लस आपको भी एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखना है कि किस तरीके से आप जो है सही सेट ऑफ बोरोवर सेलेक्ट करें रादर दैन, और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से सेलेक्ट करें। कुछ बोरोवर होंगे जो X% ऑफ इंटरेस्ट रेट पे करते हैं, कुछ बोरोवर 2x पे करते हैं। X वाले में डिफॉल्ट रेट कम होगा, 2x वाले में डिफॉल्ट रेट ज़्यादा होगा। तो अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से जाना है कि मुझे कितना कमाना है, कितना गवा सकता हूँ, उस हिसाब से जाना है और डाइवर्सिफाई करके चलना है, तो डेफिनेटली आपका रिस्क बहुत अच्छे से मैनेज रहेगा। सो आपका कहना यह है कि एक आपके पास बहुत अच्छा रोबस्ट रिकवरी प्रोसेस एस्टेब्लिश होना चाहिए, जो है। बिल्कुल। दूसरा ये है कि आपने कहा कि लेंडर उसको सिलेक्ट कर सकता है बोरोवर किसको देना है, लेकिन लेंडर अगर कहता है कि नहीं, ही इज़ नॉट कैपेबल टू अंडरस्टैंड दिस, सभी लोग उस तरह के जानकार लोग नहीं होते हैं, तो वो केस में कैसे करोगे? हम एक रिस्क बकेट टाइप की डिफरेंट बना देते हैं, डिफरेंट प्लान्स टाइप के प्रेजेंट कर देते हैं
कि इस रिस्क बकेट के बोरोवर हैं, इस प्लान में इस रिस्क बकेट के बोरोवर हैं, और आप जब एस्क्रो अकाउंट में डिपॉजिट करके आप उस बोरोवर लिस्ट को देख सकते हैं कि किसको कितना पैसा जा रहा है, Okay. और उसको फिर आप अप्रूव करेंगे तभी उसको पैसा जाएगा। Okay, तो तो अप्रूवल का पॉइंट हमेशा रहेगा, वो कभी नहीं हट सकता है। सो दैट मीन्स वो टेक्नोलॉजी के वजह से वो भी इन्वेस्टर या तो लेंडर डिफाइन कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है, ये सेट ऑफ बोरोवर्स के लिए आप डायरेक्टली इन्वेस्ट हो जाए, मतलब उनको मिल जाए पैसा और उसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। हाँ, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बट फिर भी अप्रूव करना पड़ रहा है आपको। हाँ नहीं, वो तो है। हाँ, क्योंकि बिना बिना तो अप्रूवल के कुछ नहीं होगा। आप पैसा आपका है, एस्क्रो अकाउंट में पैसा है, वो आपका है। अगर आप नहीं देना चाहते, आप देना चाहते हैं तभी जाएगा। Correct. तो वो सारी चीजें आपके लिए जो रिस्क है, अगेन उसको बहुत अच्छे से कम करता है। राइट। सो कहने का ये है कि आपका कहना ये है कि वो प्लेटफॉर्म है तो आप सिर्फ प्लेटफॉर्म ऑपरेट कर रहे हो और फैसिलिटेट कर रहे हो लेंडर को और बोरोवर को एक दूसरे को मिलाने के लिए, जैसे कि ओला उबर है, और आप उसके लिए सिर्फ प्लेटफॉर्म फीस ले रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। और जो भी क्या बोरोवर से उसके जो भी इंटरेस्ट कमाना है वो पूरा का पूरा बेनिफिट बिल्कुल, मतलब इन्वेस्टर को जा रहा है। एंड टू एंड हमें हमारा रोल होता है इस जस्ट कि हम मिला करके छोड़ना नहीं है। उसका पैसा सही से बोरोवर तक पहुंचाना। पहले तो एस्क्रो अकाउंट से हमें किस बोरोवर को कितना पैसा जाना है, किससे कितना जाना है, वो सारी चीजें पहले होंगी। फिर बोरोवर का जब पैसा आया तो किस इन्वेस्टर को कितना जाना है, किस लेंडर को कितना जाना है। कि बोरोवर ने लोन तो शायद 50,000 का लिया था, आपने उसमें 100 रुपए डाले थे, तो आपको सिर्फ 100 भर का ही आए, वो हमें इंश्योर करना है। फिर बोरोवर नहीं पे कर पा रहा है तो क्यों नहीं पे कर पाना, ये देखना और उससे पैसे वापस लाना, वो हमारा काम है। तो एंड टू एंड डेफिनेटली एक P2P प्लेटफॉर्म का काम है। हमारा जो उसमें रेम्यूनरेशन है डेफिनेटली वो एक प्लेटफॉर्म फीस की तरह हम चार्ज करते हैं। जब भी आप अपने पैसे बोरोवर को दे रहे होंगे, आपको लोन लेवल पे बताया जाएगा कि हम कितनी फीस चार्ज करते हैं, और वो फीस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी EMI से डिडक्ट की जाएगी। सो इस तरीके से ही प्लेटफॉर्म काम करेगा। ओके, लेकिन इसमें और एक क्वेश्चन आता है कि जैसे अभी आप कहते हो कि डाइवर्सिफाई करना चाहिए, लेंडर ने बहुत सारे बोरोवर्स को देना चाहिए, तो वो बोरोवर्स जो भी पेमेंट करता है, वो जो भी उसकी EMI है, उसको हम कैसे ट्रैक करें, कैसे समझेगा कि EMI क्या आ रही है और कैसे है? तो उसके ऊपर आपको टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपके प्लेटफॉर्म पे वो फैसिलिटी है? आपको प्रॉपर रिपोर्टिंग्स मिलती हैं, मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिपोर्ट अवेलेबल होती हैं कि किस दिन कितना पैसा आया, वो आपको बैंक में गया, तो उस ट्रांजैक्शन का UTR भी आपको मिल जाता है। अगर आप अपने बैंक से मैच कर पाए कि मेरे पास पैसा आया कि नहीं आया, सिर्फ ये कह नहीं रहे कि भेजा है। फिर बोरोवर लेवल रिपोर्ट होती है कि किस बोरोवर ने कितनी EMI पे कर चुका है। आपका उसमें कंट्रीब्यूशन अवेलेबल होगा कि उस बोरोवर ने 3 EMI दे चुका है, उसमें से इतना अमाउंट आ चुका है, तो टोटल मेरे इतने सारे बोरोवर थे, अगर मेरे पास 1000 बोरोवर थे, उसमें से टोटल इतना आ चुका है। आप अपने बैंक अकाउंट से टैली कर सकते हैं कि इतना मेरे पास इस कंपनी से आया है कि नहीं आया है। वो सारी तरह की रिपोर्ट अवेलेबल होती है, 1-to-1 प्रॉपर एक ट्रांजैक्शन की आपको डिटेल मिलती है कि सो दैट आपको 100% उसमें ट्रांसपेरेंसी रहती है। ये जो न्यू सेट ऑफ रेगुलेशन है उसके अंदर बहुत क्लियरली और बहुत तरीके से इन सब चीज़ों को हैंडल किया गया है। ओके, सो मतलब जैसे आरबीआई का जो इंटेंशन था, ऑब्जेक्टिव था कि फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ ये P2P इंडस्ट्री, लैंडिंग इंडस्ट्री डेवलप होनी चाहिए, तो आज तक कुछ हद तक मतलब या तो काफ़ी हद तक वो जो उनका ऑब्जेक्टिव था वो सॉल्व हो रहा है या तो अचीव हो रहा है, जहाँ पे सभी तरह की इंफॉर्मेशन और प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है जो लेंडर को भी प्रोटेक्ट करे, उनके इन्वेस्टर्स को भी प्रोटेक्ट करे। बिल्कुल, मतलब अगर 100% नहीं तो बिल्कुल सही पाथ पे है, और शायद 100% भी हो रही है जितनी मेरी समझ है। अगर कुछ चीज़ें मिसिंग हैं तो डेफिनेटली वो आरबीआई के रेगुलरली ऑडिट्स वगैरह होते रहते हैं, वहाँ पे हमें पता चलेगा और हम उस चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं। सो गैप धीरे धीरे ऑब्वियसली कोई भी इंडस्ट्री इवॉल्व होती है तो उस तरह से गैप फिलअप होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ है, ऑब्वियसली P2P लैंडिंग इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है तो ज़्यादातर लोगों को ये P2P लैंडिंग इंडस्ट्री के बारे में गैर समझ है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, और उसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है आपकी भी रातों की नींद हराम हुई हो या तो नींद उड़ गई हो, तो ऐसा उसको कैसे हैंडल करें? होता है, मतलब देखिए, अगर एक चीज़ बोलूँ जिससे सच में हमारी रातों की नींद उड़ती है, वो है कि कैसे हम लेंडर को दोनों तरफ की स्टोरी बता पाएँ कि सिर्फ रिटर्न ही नहीं है, पीछे क्या हो रहा है, रिस्क क्या है और कैसे मैनेज हो रहा है। सिर्फ आपको 14% 12% देख करके नहीं आना है कि यहाँ पे 12% मिलता है, 14% मिलता है तो मैं अपना सारा पैसा यहाँ पे लगा दूँ। आपको समझना है कि प्रोसेस क्या है पीछे का, कैसे 14% हम जो बोल रहे हैं कैसे बनेगा, और उसके पीछे का जो रिस्क है वो कैसे मैनेज हो रहा है।
वो सारी चीजों को हम सही से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं क्या हम इन्वेस्टर को या लेंडर को? उस चीजों से कभी कभी हमें काफी सोचना पड़ता है कि हम अपनी सेल्स प्रोसेस में, अपने मार्केटिंग कम्युनिकेशन में क्या हम सही से उस चीज को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। और वहाँ पे मैं साथ ही साथ ये भी बोलूँगा कि हमें आप जैसे फाइनेंशियल एडवाइज़र, माई समृद्धि जैसे फाइनेंशियल एडवाइज़र और डिस्ट्रीब्यूटर्स जो भी हैं, जो भी हमें पहले सपोर्ट किया था जिन्होंने, उनका भी हेल्प लगता है कि वो कैसे अपने इन्वेस्टर्स को सही इन्फॉर्मेशन दे पाएँ। उनको भी सिर्फ ये नहीं बोलना है कि ये प्रोडक्ट है जहाँ पे 14% मिलता है, उनको भी पूरा बताना है कि भाई इसमें ये होता है, इसमें ये रिस्क है और इस तरीके से रिस्क मैनेज हो रहा है। अगर रिस्क मैनेजेबल है तो डेफिनेटली इन्वेस्टर सामने से इन्वेस्ट करना चाहेगा इस तरह के प्रोडक्ट में। प्लस उसके क्या गोल हैं, उसके क्या नीड हैं, क्या ये प्रोडक्ट उसके लिए सुटेबल है, हाँ, वो डिसाइड करेंगे। वो पहले डिसाइड होना चाहिए कि उसके लिए सुटेबल है कि नहीं है, वेदर ही इज एबल टू रेडी टू टेक दैट काइंड ऑफ अ रिस्क और नॉट। तो वो तो बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ अ फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोग्राम हो गया, जो हमारे यहाँ इंडिया में काफ़ी एट अ वेरी लो लेवल पे। इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि सब कैंपेन चलाए, फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम करे, रन करे। जैसे हमारा मिशन है कि फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम में हम 10,000 फैमिलीज तक पहुँचे और लोगों के बारे में जो जो डेवलपमेंट हो रही है इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में, उसके बारे में लोगों को जानकारी दें और जानकारी के साथ लोग डिसीजन ले उसके बारे में। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपका मिशन है और मैं चाहूँगा कि इसमें आप बिल्कुल सक्सेसफुल हो और 10,000 नहीं, आप 1 लाख लोगों तक पहुँच सके। हाँ, वो तो है, वो एक फिर मिशन ही बन जाएगा। जी। सो विशाल, सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल एजुकेशन और फाइनेंशियल अवेयरनेस क्रिएट करना है, P2P लेंडिंग इंडस्ट्री और दूसरे जो भी कोई प्रोडक्ट्स आते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल आपको डायरेक्ट है। मोबीक्विक एक्स्ट्रा वॉज पावर्ड बाय लैंडबॉक्स, जहाँ पे इन्वेस्टर्स विदाउट नोइंग के वो P2P में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने P2P लेंडिंग में इन्वेस्ट किया है। सो दिस इज नॉट द ओपेसिटी दैट RBI वांट टू कर्टेल। यस, इन अ वे यस, बट उस समय के फ्रेमवर्क के हिसाब से, रेगुलेशंस के हिसाब से, जिस तरीके से लेंडर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रहे थे, उनको इनफ डिस्क्लेमर्स एंड सारी डेटा या इन्फॉर्मेशन दी गई थी मोबीक्विक के प्लेटफॉर्म पे भी। बट ये हमने देखा है, ये पहली बार नहीं हुआ है और आखिरी बार भी नहीं होगा कि इन्वेस्टर्स हमेशा एक रिटर्न देख करके अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो पूरी तरीके से समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि मेरे पैसे का क्या इस्तेमाल होने वाला है। अगर कोई प्लेटफॉर्म आपको बोल रहा है कि आपको 14% रिटर्न मिलेगा, तो वो FD को रिप्लेस नहीं कर रहा है। आपको देखने की जरूरत है कि वो कैसे बनाएगा 14%। 14% इज नॉट अ रिस्क फ्री रिटर्न। अगर कोई 5-6 बोलता है तो हाँ ठीक है, चलो 5-6 तो बनता है, बट 14 बना रहा है तो कैसे बना रहा है? आपको देखो, उसको समझने की जरूरत है। जहां पर भी थोड़ा सा भी अगर हाई रिटर्न अगर आपको एक्सपेक्टेड है किसी भी प्रोडक्ट से, और ये सबके लिए सारे तरह के इंस्ट्रूमेंट के लिए ट्रू है, और डेफिनेटली ये रेगुलेटर्स के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर होता है कि बिना समझे अगर लोग किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो स्टॉक्स है, चाहे ट्रेडिंग है, चाहे इक्विटी है, इवन चाहे बॉन्ड्स हैं, कहीं पर भी अगर हम बिना समझे इन्वेस्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली सारे रेगुलेटर्स को फिक्स करना चाहते हैं। और बहुत सारे फाइनेंशियल अवेयरनेस कैंपेन आज की डेट में चल रहे हैं, बिना समझे मत इन्वेस्ट करो। हम भी उस चीज़ पे काफ़ी हद तक काम कर रहे हैं। जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो सकती है, उतनी ज़्यादा हम देने की कोशिश करते हैं। अगर कुछ गैप्स हैं तो उस चीज़ों को डेफिनेटली हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इम्प्रूव किया है। और जहाँ पे भी जैसे स्टॉक मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शंस या डेरिवेटिव्स में होता है, ज़्यादा तो लोग बिना समझे जस्ट व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके ज़्यादा रिटर्न कमाने की कोशिश करते हैं और बाद में फ्रॉड और चीटिंग का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल, आप मतलब सेबी का डेटा कहता है कि शायद 94-95% FNO के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो नुकसान करते हैं। तो वो इसीलिए करते हैं कि उन्होंने बिना समझे सिर्फ लोगों की बातें सुन करके उसने पैसे कमाए हैं तो मैं भी इस चीज़ में आ सकता हूँ। बट सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट सबके लिए नहीं होते हैं। हमें वो समझने की ज़रूरत है कि हमारे लिए क्या सूटेबल है, मैं वहीं पर अपना पैसा लगाऊं और समझ करके लगाऊं, तो आई थिंक कभी भी हमारा नुकसान नहीं होगा किसी भी चीज़ में। ओके, तो अभी जैसे कि यहाँ ये इंडस्ट्री में ज़्यादा ज़रूरत है, ट्रांसपेरेंसी एड्रेस हो गए, तो लोगों का अवेयरनेस कैसे बढ़ाएं, वो किस तरह से हम कर सकते हैं? सो अवेयरनेस धीरे धीरे ही आती है। जैसे अभी जो करंट सेट ऑफ नंबर्स ऑफ, अगर मैं बोलूँ तो करीब 1 लाख लोग होंगे जिन्होंने P2P में इन्वेस्ट किया होगा पहले या अभी कर रहे होंगे। वो लोग धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंसेस और लोगों के साथ में शेयर करेंगे। जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, वो अपनी बुके में अगर उस प्रोडक्ट को शामिल करेंगे समझ के। मैं नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ मैं कह रहा हूँ या एक P2P एसेट है तो उसको अपने पास शामिल करें।
उसको समझ करके अगर वो सूट करता है आपके इन्वेस्टर्स, आपके जो कस्टमर्स हैं उनकी नीड में, तो उसको शामिल करें। या उसको आपको लगता है कि हाँ उसमें रिस्क मैनेज हो सकता है, अच्छा रिटर्न बन सकता है, तो अपने बुके में शामिल करें, और उसको धीरे धीरे करके हम ज़्यादातर लोगों तक पहुंच पाएंगे। शायद फाइनेंशियल अवेयरनेस और फाइनेंशियल एजुकेशन के बाद हम इस P2P लेंडिंग के थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन भी ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन ऐसा भी देखा गया है, बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स या तो एडवाइजर जो है वो कम्प्लीटली अपने इन्वेस्टर्स को इग्नोर करने को ही कहते हैं। सो इट इज़ दे आर इग्नोरिंग द अपॉर्चुनिटीज फॉर देयर इन्वेस्टर्स और दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट। एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं? मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता कि कौन गलत है या कौन सही है, क्योंकि एज ए एडवाइजर, एज ए पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट, उनका रोल है अपने इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना। पहले वो अपने इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसके बाद वो रिटर्न बनाना चाहते हैं। तो पहला तो ये है कि बहुत सबके सारे इन्वेस्टर्स पे ये प्रोडक्ट सूटेबल है कि नहीं है। अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर, किसी एडवाइजर ने ये इस पे एनालिसिस करी है, इसको समझा है और फिर उसने ये डिसाइड किया कि ये प्रोडक्ट मेरे इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल नहीं है, वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, उसको कभी नहीं आगे बताना चाहिए। बट जो चीज़ें मुझे थोड़ी सी कम ठीक लगती है या कम समझ में आती है कि बिल्कुल इसको डिसमिस कर देना कि इस एसेट क्लास को कि बिल्कुल बेकार है, इसमें नहीं ही करना है, बिना समझे। समझने की ज़रूरत है, थोड़ा समय देने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी एसेट क्लास आता है वो धीरे धीरे करके ही इवॉल्व होता है। अगर 20 साल 25 साल पहले बात करेंगे तो शायद म्यूचुअल फंड भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रिकमेंड करते थे, और थोड़ा पीछे जाएंगे तो स्मॉल कैप नहीं करते थे, बट अभी सब करने लग गए हैं। तो वही चीज़ P2P भी धीरे धीरे इवॉल्व होगी, लोग इसमें इन्वॉल्व करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर पर्सपेक्टिव से वो अपनी जगह सही है, क्योंकि उनका पहला रोल तो प्रोटेक्ट करना है अपने इन्वेस्टर को, बट उनको भी थोड़ा समय देना चाहिए इस एसेट क्लास को समझने के लिए, कि अगर ये सूटेबल है उनके क्लाइंट के लिए तो वो मिस भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है जो वो मिस होती है अगर सही प्रोडक्ट अपने आप इन्वेस्टर तक नहीं पहुंचाते हैं तो। राइट। सो विशाल, अगर कोई एक इन्वेस्टर 1 लाख इन्वेस्ट करता है FD में, या तो 1 लाख इन्वेस्ट करता है डेट म्यूचुअल फंड में, और 1 लाख इन्वेस्ट करता है लैंड बॉक्स में, तो क्या आउटकम क्या रहेगा? ओके, सो FD में पहला तो हम कौन सी FD की बात कर रहे हैं। अगर ये एक अच्छे बैंक की FD है तो आपको सेफ्टी मिलती है बहुत ज़्यादा, हालांकि इंटरेस्ट रेट आपको कम मिलेगा, बट सेफ्टी और प्रेडिक्टेबिलिटी आपके लिए बहुत क्लियर है, आपको पता है कि इतने समय बाद मुझे इतना पैसा मिलेगा और वो सेफ है। वहीं आप अगर कॉर्पोरेट FD में जाते हैं तो आप एक थोड़ा सा रिस्क रन कर रहे हैं कि उस कॉर्पोरेट को डायरेक्टली आप लोन दे रहे हैं, तो उस कॉर्पोरेट की कैपेसिटी टू रीपे आपकी मैच्योरिटी के टाइम पे क्या होगी वो आपको शायद नहीं पता है, बट फिर भी एक सेफ इंस्ट्रूमेंट माने जाते हैं FD। डेट फंड आपको मोस्टली लिक्विडिटी देता है, कि आपको अगर किसी भी समय पैसों की ज़रूरत है आप उस पैसे को एक्सेस कर सकते हैं, प्लस बहुत अच्छे से पैसों को डाइवर्सिफाई करता है। वहीं अगर लैंड बॉक्स में आते हैं आप, गिवन एंड प्रोवाइडेड कि आपने डाइवर्सिफाई किया है पैसों को, बहुत सारे हाइपरली डाइवर्सिफाई करके बहुत सारे लोगों में पैसा बांटा है, इवन अगर 1 लाख रुपए लेकर के भी आए हैं तो भी हम आपको अलाउ करते हैं 200-500 लोगों में जाने को। सो अगर आप इतने सारे लोगों में पैसा बांट के अगर लैंड बॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो मैं कहूँगा कि आपके लिए जो रिटर्न्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा आप बना सकते हैं, क्योंकि जो नेट ऑफ डिफ़ॉल्ट हिस्टोरिकली हमने जनरेट किए हैं वो ईजिली 14-15% टाइप के एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट लोगों को प्रोवाइड किए हैं, तो उतना आप आराम से बना सकते हैं। बट फिर भी आपको अपनी नीड और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही डिसाइड करना होगा कि किस प्रोडक्ट में जाना है, क्योंकि ये एक दूसरे का रिप्लेसमेंट नहीं है। ओके, तो आई मीन एज यू सेड कि भाई 14% के आसपास रिटर्न लैंड बॉक्स में आ जाता है, FD का साथ 7.5% है, सो इट्स नियरली डबल। सो व्हाट इज द कैच? ओके, सो कैच इज जब आप FD में डाल रहे हैं तो जो रिस्क है लेंडिंग का वो बैंक एज्यूम कर रहा है आपके लिए। ओके, यहाँ पे आप रिटेल क्रेडिट में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उस रिटेल क्रेडिट का जो NPA है, जो डिफॉल्ट रेट है, वो आप खुद एज्यूम कर रहे हैं। तो जिस तरीके से बैंक पैसा बना रहा है वैसे P2P लेंडिंग में आप खुद पैसा बना रहे हैं। आपने बैंक को पैसा दिया, बैंक ने आगे लोन दिया और बीच का पैसा मार्जिन की तरह बनाया, क्योंकि रिस्क बैंक ने लिया। आपने सेफली पैसा 1 लाख रुपए डाला, बड़े बैंक में डाला, पैसा बिल्कुल सेफ है, आपने एज्यूम किया। लेकिन P2P लेंडिंग में जब डाला तो आपने खुद से उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया, आपने खुद से बोरोवर देखे, बोरोवर डिसाइड किए, सेलेक्ट किए, उन पैसों को डाइवर्सिफाई करके बहुत सारे लोगों में गए, फिर वहाँ से वापस आ रहे हैं, धीरे धीरे आपको
अपना अकाउंट देखना है कि किस तरीके से पैसे वापस आए हैं। तो थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ रही है, बट हाँ, अगर डबल रिटर्न कमाने हैं तो डेफिनेटली इतनी मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी, और अच्छे से रिस्क मैनेज करके चलेंगे तो मैं कहूँगा ये बिल्कुल पॉसिबल है, और बहुत सारे लोग बना रहे हैं ये रिटर्न। सो जैसे बैंक भी एनपीए के बाद उसके बुक्स में भी प्रॉफिट होता है, उसी तरह से यहाँ भी एनपीए के बाद आप 13, 14, 15% रेट ऑफ रिटर्न बना सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। सो विशाल, promise of InvestWise Bharat, which we are basically launched podcast series for financial awareness, उसका promise ये है कि smart investing should be available for every Indian, not only just HNI, और P2P lending में minimum investment है 50,000. So do you think that now alternative investments is also available to retail and not restricted to HNI? आपका जो विजन है हम उसी लाइन पर एक्चुअली हमने स्टार्ट भी किया था, काफ़ी मैच करता है हमारा विजन इस चीज़ में, क्योंकि जब हमारी कंपनी स्टार्ट हुई थी तो जो मिशन था, विजन था कि हम कैसे डेमोक्रेटाइज कर सकें उन एसेट क्लास को जो रिजर्व हैं अल्ट्रा एचएनआईज के लिए, जो रिजर्व हैं कॉर्पोरेट्स के लिए। और P2P लेंडिंग को हम टेक्निकली देखें तो वो एक रिटेल क्रेडिट एज एन एसेट क्लास है, जो अल्ट्रा एचएनआईज बड़े NBFCs के थ्रू कर पाते थे, बैंक्स कर पाते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस कर पाते हैं। वो चीज़ों को हम रिटेल के ऊपर लेकर के आए हैं। प्लस इसमें RBI ने एक बहुत अच्छी चीज़ करी है कि जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 50 लाख का है। सो ये यहाँ पे जो सुपर अल्ट्रा एचएनआईज और इंस्टीट्यूशंस का एंट्री बंद है, सिर्फ रिटेल के लिए रिस्ट्रिक्टेड है कि वो तो 50 लाख तो उनके लिए बहुत छोटा हो गया, तो ये सिर्फ इन्हीं के लिए है। प्लस इसके थ्रू हम जो बोरोवर साइड की जो जर्नी है, जो बोरोवर्स हैं उनको भी बहुत अच्छे से फाइनेंशियली इंक्लूड कर पा रहे हैं। बहुत सारे जो रिटेल बोरोवर्स हैं जिनको लोन चाहिए, इंडिया में क्रेडिट की जो पेनिट्रेशन है वो भी काफ़ी कम है। कितनी होगी आपके अंदाज से? सर जो जैसे क्रेडिट कार्ड का अगर मैं नंबर बोलूँ तो दैट इज लेस देन 5%। बैंकिंग का भी अगर हम नंबर की बात करें तो बैंक्स और सारे जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, दे आर सारे लोग जो एक क्रीम कैटेगरी ऑफ बोरोवर है जिसकी सैलरी बहुत हाई है, बड़े बोरोवर हो गए जिनकी सैलरी जो लाख रुपए से ऊपर कमाता है, जिसकी बहुत अच्छी रिपेमेंट हिस्ट्री है, सब कुछ बहुत अच्छा है, उसके पीछे ही भाग रहे हैं या कॉर्पोरेट्स के पीछे भाग रहे हैं। हम सिर्फ रिटेल लोग को लोन दे सकते हैं। अच्छा, पहला तो ये है। प्लस हमारा टिकट साइज कैप है 10 लाख, तो RBI ने कैप किया हुआ है, 10 लाख से तक का लोन नहीं हो सकता। इंडिविजुअली अपने प्लेटफॉर्म पे हमने लगभग 1,10,000 1,05,000 की कैपिंग करी हुई है कि हम इसके ऊपर के लोन नहीं देते, तो हम सिर्फ रिटेल इंडिविजुअल को लोन देते हैं। उसकी वजह से हमारा जो डिफॉल्ट रेट होता है वो स्पाइक नहीं होता, क्योंकि सारे लोन छोटे छोटे हैं, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि 1-2 लोन डिफॉल्ट करके उसके बाद हमारा जो एवरेज डिफॉल्ट है वो स्पाइक कर जाए। वो तो ऐसे भी देखा गया है कि इवन बैंकिंग सेक्टर में भी देखा गया है कि जो एनपीए बड़े हो गए हैं, दैट वाज ऑलवेज बिकॉज ऑफ द कॉर्पोरेट्स। कॉर्पोरेट ने डिफॉल्ट किया है। यस। तो यहाँ कॉर्पोरेट को भी लैंडिंग होता है? नहीं, यहाँ पे लैंडिंग पे नहीं, यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि पहला तो टिकट साइज का कैप है 10 लाख, तो शायद किसी कॉर्पोरेट के लिए लोन लेने का अमाउंट ही नहीं है। प्लस हमने भी जो सिस्टम बनाया है, सिर्फ हम ही ने नहीं, आई थिंक मोस्ट ऑफ द P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स वो रिटेल पे ही फोकस। सो नॉन इंडिविजुअल जो कहते हैं कंपनीज हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, LLP है, या तो बड़ी कंपनियां हैं, सो उन लोग यहाँ प्लेटफॉर्म पे ले नहीं सकते। सो इट इज डिजाइन बाय RBI और इट इज बाय नहीं, RBI ने तो कैपिंग की है अमाउंट की, 10 लाख से ऊपर का लोन नहीं ले सकते हो, तो उससे तो वैसे बाय डिजाइन ही वो लोग एक्सक्लूड हो गए ना, क्योंकि जो भी थोड़ी भी ठीक ठाक साइज की कंपनी है उसकी 10 लाख का लोन बहुत छोटा हो जाता है, तो वो एनीवे नहीं आते हैं। प्लस एज ए प्लेटफॉर्म हम लोगों ने सारा फोकस रिटेल पे इसलिए ही किया हुआ है क्योंकि रिटेल जब लोन लेता है ना तो उसके अंदर इंटेंशन टू रिपे होती है। एक नॉर्मल इंसान जब लोन लेता है उसके अंदर हमेशा दिमाग में होता है कि मेरा लोन चल रहा है, मुझे वापस करना है। अनलाइक कॉर्पोरेट जहां पे लोन को रोल ओवर करके ही कॉर्पोरेट चलते हैं, एक लोन से दूसरा लोन रिपे होगा, तीसरा लोन आएगा तो फिर दूसरा लोन रिपे होगा। उनका लोन खत्म करने का उनका कहीं पर भी एंड डेट नहीं है उनके दिमाग में। परपेचुअल एंटिटी है, परपेचुअल लोन होते हैं, परपेचुअल लेंडिंग चल रही है। हालांकि काफी कंपनीज कोशिश करती हैं उसको कम करने की, डेट टू इक्विटी रेशियो वगैरह शेयर प्राइस की परफॉर्मेंस पे भी इम्पैक्ट करता है, बट स्टिल जो रिटेल बोरोवर होता है वो हमेशा देने की सोचता है, लेने से पहले जब ले रहा होता है तो उसके दिमाग में तो कैसे पे करूंगा, राइट। तो इसलिए रिटेल का नंबर हमेशा बहुत अच्छे से होता है। और इन टर्म्स ऑफ नंबर्स आई थिंक P2P लेंडिंग के थ्रू हम काफी ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रहे हैं धीरे धीरे। अगर हम नंबर्स में बात करें तो फिर भी पेनिट्रेशन कितना रहेगा? जैसे आवर पॉपुलेशन 140 CR,
140 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है। अभी बहुत कम है, अभी बहुत कम है मैं कहूँगा। अभी अगर मैं रजिस्टर्ड जो लेंडर होंगे वो अक्रॉस द P2P प्लेटफॉर्म इन लास्ट 10 ईयर में बात करूंगा तो समवेयर इन 10 lakhs की रेंज में होने चाहिए, थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, हो सकते हैं, मे बी 20-25 lakhs के आसपास रजिस्टर्ड इन्वेस्टर होंगे। उसमें से एक्टिवली जो अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो नंबर अभी बहुत कम होगा। बोरोवर्स की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा है अभी। आई थिंक ओवरऑल लोन्स की बात करूंगा तो शायद 50 लाख से 1 करोड़ के आसपास के लोन P2P लेंडिंग ने डिसबर्स किए होंगे। रजिस्टर्ड बोरोवर्स आई थिंक अराउंड 4.5 करोड़ के आसपास रजिस्टर्ड हैं, बट सबको शायद लोन नहीं मिला होगा, सारे लोग क्रेडिट पैरामीटर पास नहीं कर पाते हैं, बट वो नंबर तेजी से बढ़ रहा है और बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं धीरे धीरे। मल्टीपल रीजन है लोगों की। पहला तो लोग थोड़ा सा पैसों को बढ़ाना चाहते हैं, लोग नहीं सेटिस्फाइड हैं 7% के इंटरेस्ट रेट से, क्योंकि इन्फ्लेशन नंबर्स भी, रियल इन्फ्लेशन इज वेरी हाई, आसपास ही चलते 6-7% का रियल इन्फ्लेशन चलता है। और रियल इन्फ्लेशन शायद थोड़ा सा और ज्यादा है क्योंकि लाइफस्टाइल के बहुत सारे एक्सपेंसेस इन्फ्लेशन में कवर नहीं हो पाते हैं, तो उस वजह से वो नंबर शायद कहीं किसी को पता नहीं है, इसलिए लोग थोड़ा सा ज्यादा कमाने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से काफी हद तक जो स्कोप है वो हमें लगता है कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो एक विजन है आपका, हमारा और सभी RBI का, सभी का, उसमें P2P का एक बहुत बड़ा रोल होगा आने वाले समय में। ओके, सो काफ़ी संभावना है कि उसको आगे P2P लेंडिंग इंडस्ट्री जो है वो ग्रो हो, और उसके साथ ऑब्वियसली लेंडर्स भी ग्रो होंगे, उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ेगा उनका, और उसके सामने लेंडर्स के सामने बोरोवर्स को भी उस तरह से हेल्प होगा, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो भी हो सकती है, ट्रेड है, बिजनेस है या तो पर्सनल है, वो सब भी फुलफिल हो सकती है, जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन में काफ़ी हद तक मदद होगी। यस, काफ़ी हद तक हम इन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं फ्यूचर में कि टेक्नोलॉजी की मदद से हम और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें, और आई एम श्योर ये चीज़ें ज़रूर होंगी आगे चल के। सो बिफोर वी कंक्लूड दिस फैंटास्टिक सेशन, रैपिड फायर हमारा जो वेरी पॉपुलर है उसके पर हम बात करते हैं। आपको शॉर्ट एंड स्वीट आंसर देने हैं। बिल्कुल सर। ओके, सो P2P lending industry in one word. Smart investment. Okay, so अगर आप ना लैंड बॉक्स अगर बिल्ड नहीं करते ये P2P lending इंडस्ट्री में, तो कौन सा दूसरा क्या बिल्ड करते हैं? मैं क्या करता या मैं क्या करना चाहता हूँ, तो मैं कहूँगा UPI, क्योंकि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन UPI लेकर के आई है हमारे देश में, वो शायद बहुत बड़ा एक चेंज, रेवोल्यूशन पॉइंट। इक्विटी मार्केट और P2P लेंडिंग अगले 10 सालों में अगर आपको करना है तो दोनों में से कौन सा चूज करें? ऑब्जेक्टिव अगर वेल्थ क्रिएशन है तो इक्विटी मार्केट, ऑब्जेक्टिव अगर रेगुलर इनकम जनरेशन है तो P2P लेंडिंग। स्मार्ट आंसर। सो वर्स्ट फाइनेंशियल एडवाइस दैट यू हैव रिसीव्ड इन योर लाइफ, और किसने दी? मैं कहूँगा एक हमारे अंकल ने ही ये एडवाइस दी थी कि वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको अपनी इनकम बढ़ाती रहनी पड़ेगी, आपको अपनी अर्निंग्स पे ही फोकस करना पड़ेगा। बट मुझे लगता है कि अर्निंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमने जो अर्न किया है उसको हम कैसे मैनेज करते हैं, कैसे डिसिप्लिन वे में उसको इन्वेस्ट करते हैं फ्यूचर में, वो ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकता है एक समय आने वाले। सो वन थिंग RBI गॉट राइट फॉर P2P लेंडिंग इंडस्ट्री एंड वन थिंग विच RBI डन नॉट राइट। सो मोस्ट ऑफ द चेंजेस, या मैं कहूँगा सारे जो भी क्लैरिफिकेशन या अपडेटेड गाइडलाइंस आई हैं वो मैं कहूँगा सही आई हैं, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और ये फ्यूचर के लिए और सारे लेंडर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। गलत शायद टाइमिंग थोड़ी सी या टाइमलाइन टू इम्प्लीमेंट दोज चेंजेस वो थोड़े से स्मूथ हो सकते थे। अगर थोड़ा समय और मिलता प्लेटफॉर्म्स को, शायद बेटर तरीके से वो चेंजेस इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। ओके, सो जो भी क्या RBI ने कहा, सो फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ को ध्यान में रखे हुए करते हुए कहा। बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ और प्रोटेक्शन, जैसे कि बात है कि वो हमेशा इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो उन्होंने डेफिनेटली अचीव किया है इस चेंजेस के थ्रू। ओके, सो नाउ कमिंग टू द लास्ट वन, जिसमें अगर हर एक इंडियन जो आज की तारीख में अराउंड 35 लाख 40 लाख लेंडर रजिस्टर्ड है, उसकी जगह पे अगर अराउंड 1 करोड़ 2 करोड़ या 10 करोड़ अगर इन्वेस्टर लेंडर 10,000 भी देते हैं P2P लेंडिंग इंडस्ट्री में लगाते हैं, तो उससे आप क्या देखते हो? 10,000 लोग अगर 10,000 रुपये अगर 10 करोड़ लोग लगाते हैं तो
शायद टोटल अमाउंट बनेगा 1 लाख करोड़, जो कि बहुत अच्छा होगा P2P इंडस्ट्री के लिए। साथ ही साथ जो कैपिटल हम बोरोवर्स को दे पाएंगे इस 1 लाख करोड़ से, वो डेफिनेटली जो हमारे देश का विजन है फाइनेंशियल इंक्लूजन के थ्रू एक विकसित भारत को अचीव करना, या सबका साथ सबका विकास जो अचीव करने का एक विजन है, उसमें P2P इंडस्ट्री बहुत बड़ा रोल प्ले कर पाएगी। राइट। सो डेफिनेटली इट विल बी ग्रेट फॉर द इंडस्ट्री अगर बहुत सारे लोग, या सारे लोग तो नहीं कहूँगा, बट बहुत सारे लोग अगर P2P में छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करें, बट समझ के करें, बिकॉज फाइनेंशियल एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। कहीं पर भी आप इन्वेस्ट करते हैं हमेशा पहले ये समझें कि कैसे उसमें क्या रिटर्न्स हैं और क्या रिस्क पैरामीटर्स हैं। सो आपको लगता है कि जो अगर 10 करोड़ 10,000 विजन हासिल हो सकता है P2P लैंडिंग इंडस्ट्री के लिए? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पास्ट में भी आई थिंक जो ओवरऑल इंडस्ट्री थी वो 10,000 करोड़ तक के नंबर पे तो पहुंची थी। यहाँ पे अगर हम 1 लाख करोड़ की बात करें तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग धीरे धीरे करके ट्राई कर रहे हैं, और जो एक बार ट्राई कर रहा है वो वापस ज़रूर आ रहा है हमारे पास। जो हमारा रिपीट रेट है वो बहुत हाई है, क्योंकि ज़्यादातर प्रोमिसेस जो उसको पहले किए जाते हैं, जो उसको बातें बताई जाती हैं, उसको वो देखने को मिलता है प्लेटफॉर्म पे कि किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी है वो, और किस तरीके से उसको जो बातें बताई गई थी वो एक्चुअल में हो रही हैं। तो उसकी वजह से रिपीट रेट बहुत बढ़ रहा है। मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि किसी भी कंपनी या किसी भी इंडस्ट्री का जो ट्रस्ट है या जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है कितना रिटेंशन रेट है आपका, राइट। कितना रिपीट कस्टमर आपके पास आ रहा है। और अगर हमारा आज रिपीट कस्टमर बहुत हाई है, मैं कहूँगा 90% के आसपास है, तो वो नंबर अचीव करना कितना टाइम लगेगा वो कह पाना मुश्किल है, बट बिल्कुल डेफिनेटली 100% अचीवेबल है वो नंबर। सो सर, इट वाज अ ग्रेट सेशन। मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त है। बताइए ना। सो मैंने आपको P2P लेंडिंग के बारे में काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया। अभी कोई कस्टमर आपके पास 10 लाख रुपए का इन्वेस्टेबल कैपिटल लेकर के आता है, क्या आप उसको P2P लेंडिंग में डालने के लिए एडवाइस करेंगे? आपका सवाल बहुत बढ़िया है, क्योंकि ऑब्वियसली P2P लैंडिंग इंडस्ट्री में इट इज़ अ वेरी interesting and exciting and attractive investment opportunity, but putting all the money in the P2P lending industry without understanding his requirements, और या तो उसका मनी मैनेजमेंट का थॉट प्रोसेस क्या है उसको जाने बिना तो हम करते नहीं हैं। तो उसका हमारा एक प्रोसेस है जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अगर आप तो जनरली कोई आता है तो हम उसका रिस्क प्रोफाइलिंग, या तो रिस्क प्रोफाइलिंग बेसिकली टू अंडरस्टैंड कि उसके फाइनेंस और मनी मैनेजमेंट और वेल्थ क्रिएशन के बारे में उसके क्या थॉट प्रोसेस है। दूसरा, उसके बेसिस के ऊपर भाई उसका क्या प्रॉपरली असेट अलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है डिफरेंट टाइम फ्रेम में। वो डिसाइड करता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट उसकी लेके आए, सरप्लस लेके आए हैं, वो किधर इन्वेस्ट होगा। सो ये अगर उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर कोई इनकम जनरेशन रिक्वायरमेंट है तो कुछ अलोकेशन विल बी इनटू P2P लेंडिंग, कुछ अलोकेशन कुछ और फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में होंगे, और डिपेंडिंग अपॉन उसकी फर्दर रिक्वायरमेंट्स इन द अलग टाइम फ्रेम में दूसरे असेट क्लास में भी हो सकता है। सो डेफिनेटली इट इज़ आफ्टर कंसिडरिंग ऑल दिस वी जनरली क्रिएट अ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल और प्लान जो उसको हम प्रेजेंट करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। आई थिंक ये बिल्कुल किसी भी इन्वेस्टमेंट के कोर प्रिंसिपल के साथ में जाता है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन एंड एसेट एलोकेशन आई थिंक ये दो कोर है किसी भी इन्वेस्टमेंट को डिसाइड करने के लिए। सो आई थिंक यस, इट्स अ ग्रेट प्रोसेस। लेकिन होता क्या है कि जब भी कोई इन्वेस्टर्स आता है ना, तो या तो मार्केट बहुत तेज में होती है तो उसको सब पैसा मार्केट में लगाना होता है, कि इधर उसको बहुत ज़्यादा रिटर्न देता है तो उधर ही उसको लगाना होता है। yes. तो तभी वो सब भूल जाता है कि उसकी रिक्वायरमेंट एक्चुअली क्या है और क्या हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। तो इसके लिए हमारा तो वो काम ही है कि भाई उसको हर जगह पे अलर्ट किए कि भाई उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो जब हम उसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स समझ पाते हैं आफ्टर हैविंग अ डिस्कशन विथ हिम इन्वेस्टर्स, तो हम उसको प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं और उसको प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट प्रपोजल या तो इन्वेस्टमेंट प्लान प्रेजेंट कर सकते हैं। तभी आपका जो रोल है वो शायद
सिर्फ इन्वेस्टमेंट कराना ही नहीं है, कहीं कहीं इन्वेस्टमेंट करने से रोकना भी है. yes. तो उसका ओवरऑल आई थिंक फाइनेंस आप समझ के उसको उसके हिसाब से ही एडवाइस. या और एक चीज़ जो देखी गई है कि ज़्यादातर जब भी कोई पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट में बात करता है कि उसको पर्सनल फाइनेंस कैसे मैनेज करे, तो ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस की बातें करता है. बट पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट में या वेल्थ मैनेजमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है, दैट इज अ लोन लायबिलिटी मैनेजमेंट, जो ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं. तो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट दैट अवेयरनेस अबाउट द लोन लायबिलिटी मैनेजमेंट ऑल्सो, तो so that we can create a proper family net worth for that particular investor. Great. So now we think that it is a new era of family net worth, rather than investment. Yes, that would be, I think, another revolution in terms of wealth creation and how the personal finance is being managed in India. Fantastic. So Vishal, thank you so much for being part of our podcast InvestWise Bharat. Thank you once again. It was a wonderful session for us, and I hope all our watchers and listeners and the investors would like this conversation relating to P2P lending industry. Thank you so much. Thank you very much, sir. It was great pleasure for me also. Disclaimer: mutual fund investments are subject to market risks. Please read all related documents carefully. Past performance does not guarantee future results. This post is for informational purposes only.